बोर का परमाणु मॉडल हालांकि आपके पॉलिटेक्निक के सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बोर सिद्धांत कब आया? रदरफोर्ड ने जब अपना सिद्धांत दिया था तो उस सिद्धांत में कमियां थी। ठीक है, जैसे कि एटम स्टेबल क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऊर्जा को खोकर नाभिक में क्यों नहीं गिरता, या फिर जो स्पेक्ट्रम होता है वो विविक्त और रैखिक को स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इस प्रकार से इन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया। ठीक है, सन 1913 में मॉडल आया था, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। ठीक, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए स्पेन के वैज्ञानिक नील्स बोर ने सन 1913 में मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इस सिद्धांत में निम्नलिखित अभिगृहित या इसके निम्नलिखित नियम हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। पहला नियम क्या बोलता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो उन्होंने अपना मॉडल दिया उसमें उन्होंने उस एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बताया था। उसको दूर करने के लिए नील्स बोर ने ये पहला नियम दिया कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, जैसे कि एटम होता है, एटम में पर्टिकुलर एक ऐसी वृत्तीय कक्षाएँ होती है, सेंटर में आपका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएँ, इस प्रकार की और बहुत सारी ऐसी वृत्तीय कक्षाएं होती है। परमाणु स्थायी होता है क्योंकि जो आकर्षण का विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का स्थिर विद्युत बल, वो सेंटर की ओर काम करता है। जैसे कि एक एटम है, इस एटम में यहाँ पर जो भी पार्टिकल होगा यहाँ पर न्यूक्लियस से क्या रहता है, आकर्षित रहता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और सेंटर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक आकर्षण बल जो है वो काम करता है। उसी प्रकार दूसरा क्या बोलता है कि इस इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पाथ पे गति कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एक बाहर की ओर बल लगता है, अभिकेंद्र बल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ये दोनों बल जो होता है वो आपस में एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इस कारण क्या होता है, आपका एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक जो बल है वो न्यूक्लियस की ओर लगता है। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। दूसरा जो बल होता है, इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलता है या बाहर की ओर पुश करता है उसको। ये कौन सा बल है आपका, अभिकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों बल जो होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जिससे एटम जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। दूसरा जो नियम उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जहां उनका कोणीय संवेग h/2π या इसका कोई सरल गुणक होता है। ठीक है, क्या बोलता है ये कि ऐसी कक्षाएं निश्चित होती है जिन्हें अनुमेय कक्षाएं या परमिसेबल ऑर्बिट्स या इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इस आधार पर अगर पहली कक्षा के लिए मैं ऊर्जा देखता हूँ, कोणीय संवेग देखता हूं, तो कोणीय संवेग का मान क्या होना चाहिए, पहले कक्षा के लिए h/2π होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी कक्षा के लिए 2 × h/2π होगा। उसी प्रकार तीसरे कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, 3 × h/2π, मतलब h/2π का क्या होना चाहिए, सरल गुणक होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में होगा तो इन के कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का लॉस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो उस प्रकार से क्या होगा, वो उसका जो रदरफोर्ड का दूसरा कमी था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में जाके क्यों नहीं गिरता है, नाभिक में जाके क्यों नहीं गिरता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने इस प्रकार दिया। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं n कक्षा के लिए देखता हूँ तो n कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, n × h/2π। ठीक है, जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ते जाएगी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके n = 1 वैल्यू से। ठीक है, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला देखते हैं कि कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh/2π। ये कोणीय संवेग का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर m क्या है, m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v जो है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है, और r जो है वो कक्षा की त्रिज्या है। h जो है आप सभी जानते हैं प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.62
5 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड, ठीक है। और n जो है वो क्वांटम संख्या है, जैसे आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। n का वैल्यू 1 2 3 कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हो सकता है। इन कक्षाओं में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ठीक है। इन कक्षाओं को क्वांटम नंबर से दर्शाते हैं और आजकल इसे KLMN से भी दर्शाते हैं। पहले ही पढ़ चुके हैं हम, KLMN से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये KLMN क्या है? ये है आपका अलग अलग एनर्जी लेवल, ठीक है। इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? अलग अलग ऊर्जा स्तर कहते हैं या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इनका क्रम जो होता है वो नाभिक से शुरू होता है। जैसे कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल होगा वो होगा आपका K सेल, दूसरा जो सेल होगा वो होगा L सेल, तीसरा जो होगा वो होगा M सेल और चौथा जो होगा वो होगा N सेल। इस प्रकार से ये न्यूक्लियस से उसकी दूरी को बताता है कि कितनी दूरी में वो उपस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्ष से दूसरे स्थायी कक्ष में जाने पर ही ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। ऊर्जा उत्सर्जन करने पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में अथवा ऊर्जा अवशोषण करने पर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसको मैं इस प्रकार समझाता हूँ कि जिस प्रकार से अलग अलग आपका एनर्जी लेवल है, जैसे पहला ये एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है, यहाँ पर ऊर्जा का क्रम क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम होगा, ठीक है। तो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है n = 1 पे आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को प्राप्त कर लेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? सेकेंड एनर्जी लेवल में चला जाएगा। फिर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो थर्ड एनर्जी लेवल में चला जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है n = 3 में, अगर ये एनर्जी को लॉस करता है, एनर्जी यहाँ से निकल जाएगा, रेडिएशन के रूप में इमिशन करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ये थर्ड से सेकंड में आ सकता है या फिर सेकंड में रहेगा तो फर्स्ट में आ सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर जब एनर्जी का लॉस करता है तो हमें क्या मिलता है? उसका स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। सीधे सीधे हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या होगा? हायर एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी जो है वो निकलेगा तो एनर्जी के निकलने से क्या होगा? वो लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के पूर्ण क्वांटम गुणांक यानी कि hν के रूप में होता है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि hν के सरल गुणक के रूप में होगा, या hν के रूप में होगा, या फिर इसका कोई सरल गुणक होगा nhν होगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यदि कक्षाओं की ऊर्जा क्रमशः E1 और E2 हो तो उसके अनुसार मैं उसके लिए बोर का आवृत्ति सूत्र निकाल सकता हूँ, जिसके लिए उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था? अगर कोई दो एनर्जी लेवल है E1 और E2 तो इसे मैं डेल्टा E लिख सकता हूँ और डेल्टा E = क्या हो जाएगा? hν से मैं न्यू का वैल्यू निकाल सकता हूँ। h को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो न्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? डेल्टा E/h प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से मुझे न्यू का वैल्यू मिल जाता है। न्यू क्या चीज है? न्यू है यहाँ पर विकिरण की आवृत्ति, ठीक है। न्यू इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा स्तर को बताता है, ठीक है। परमाणु स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखा इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूद कर आने से प्राप्त होता है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम को बताया वहाँ पर, जैसे कि रदरफोर्ड के मॉडल में स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल क्या बोलता है कि जब भी कोई हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कूद कर लोअर एनर्जी लेवल में आता है। मान लो ये कोई हायर एनर्जी लेवल है, मैं मान लेता हूँ कि ये n = 2 है और ये n = 1 है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से कूद कर नीचे अपने स्टेबल एनर्जी लेवल n = 1 में आएगा तो यहाँ पर वो क्या करता है? एनर्जी को लॉस करता है, ठीक है। एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। यही एनर्जी जो होता है हमें स्पेक्ट्रम के रूप में क्या होता है? प्राप्त होता है। इस प्रकार से बोर ने बहुत सारी कमियों को, रदरफोर्ड की कमियों को दूर कर दिया। फिर भी इसके भी कुछ लिमिटेशंस है जो मैं आगे बताऊंगा। बोर सिद्धांत की सीमाएं। बोर सिद्धांत के द्वारा ऐसे परमाणुओं के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं हो पाती है जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि ऐसे सिस्टम या ऐसे एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसका बोर सिद्धांत के अनुसार उसका स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम
अगर मैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकालूं किसी उत्सर्जित विकिरण वाले उच्च विभेदन क्षमता वाले उपकरण से, तो वहां पर भी क्या होता है, जो समान स्पेक्ट्रम होता है बहुत सारे स्पेक्ट्रम में बढ़ जाता है। इसकी व्याख्या भी बोर का सिद्धांत जो है वो नहीं कर पाता है। बोर के सिद्धांत के अनुसार हम किसी ऐसे एटम के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं जिसमें केवल क्या हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। अगर किसी एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि आपका हीलियम हो गया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन एटम्स की व्याख्या, इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या हम बोर सिद्धांत के अनुसार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विकिरणों के परमाणु स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की एकल रेखा परस्पर बटी हुई अन्य रेखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही आपको ये दोनों टर्म्स बता दिए थे कि जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है। तो जीमन इफेक्ट ये हुआ, और सेकंड जो होता है वो होता है स्टार्क इफेक्ट, की विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखा इसी प्रकार विभक्त हो जाती है, और इस घटना को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्क प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे एक ये सिंगल स्पेक्ट्रम है, तो ये स्पेक्ट्रम जो होता है वो कई अलग अलग स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इस प्रकार से बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये देखने को हमें मिलता है। तो एक स्पेक्ट्रम जो होता है बहुत सारी अलग अलग स्पेक्ट्रम में, या इसे मैं इस प्रकार से भी बता सकता हूँ कि ये एक सिंगल स्पेक्ट्रम था और आगे ये क्या हो गया, ऐसे अलग अलग जुड़े हुए बहुत सारे स्पेक्ट्रम में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। इसकी व्याख्या जो है बोर का सिद्धांत जो है नहीं कर पाता है। बोर सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र अथवा विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभक्त हो जाने की व्याख्या करने में असमर्थ है। बोर के मतानुसार इलेक्ट्रॉन कक्षाएं वृत्तीय होती हैं, जबकि आधुनिक अन्वेषण से हमें ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती है नाभिक के आसपास त्रिविम में होता है। किसमें होता है, 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविम में होता है। अतः ये भी क्या है, बोर का लिमिटेशंस है कि उन्होंने कहा कि वृत्तीय कक्षाएं होती है, लेकिन एक्चुअल में होता कैसे है, वो 3D कक्षाएं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाएं एकल रेखाएं होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, एकल रेखाएं होनी चाहिए, जबकि यथार्थः प्रत्येक रेखा अति निकट मतलब बहुत पास बहुत से रेखाओं का समूह होता है। अधिक रेखाओं की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर के लिए बहुत से ऊर्जा स्तर होने चाहिए, अर्थात क्वांटम संख्याओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। इस प्रकार क्यों आपका जो रेखा है वो अति निकट अन्य रेखाओं में बढ़ रहा है, इसकी व्याख्या जो है वो बोर का परमाणु मॉडल नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक से निश्चित दूरी पर कक्षा में निश्चित वेग से परिभ्रमण करता है, अर्थात यह निश्चित संवेग से संबद्ध रखता है। अब ये क्या है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि हम किसी भी पार्टिकल के लिए उसके पोजीशन और उसके वेग या संवेग को एक साथ एक्यूरेसी के साथ ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो होता है वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत अपना थ्योरी या अभिगृहित को देता है। ये भी क्या है, आपका बोर का परमाणु मॉडल का लिमिटेशंस है। इस प्रकार से हम बोर के सिद्धांत और उसके परमाणु मॉडल को समझ सकते हैं।